Okay, so we are going to start paper 1-1, October, November 2019. Okay, question number 1. The diagram shows the Boltzmann distribution of energies in a gas. The gas undergoes a reaction with an activation energy EA. The peak of the distribution is labeled. If the same reaction is carried out in the presence of a catalyst, which statement is correct? Okay, if you recall, when we add the catalyst, what catalyst will do? Catalyst will lowers the activation energy. So if this is the activation energy of the catalyst, and in Boltzmann distribution, sorry, this is the activation energy of a reaction without catalyst. So we know that on adding a catalyst, there will be no change, but except a new activation energy value that is actually lower than the actual one. So this is the activation energy with the catalyst. Is it understandable to everyone? So that is the only change that occurs when we add a catalyst. So this is the only change in Boltzmann distribution. ये बात clear है सबको? Yes. Yes. Okay. So the peak P is at lower height. No, there is no change in the peak P. So A goes wrong. The peak P is at a lower height. Again, B statement goes wrong. Now we are left with the C. So the peak P remains at the same height. It is correct. And the position of activation energy moved to the left. See, I draw the new activation energy on the left of the first one. So it is also correct. Now just confirm the statement D. The peak P remains at the same height. This part is correct, and the position of activation energy moves to the right. No, this is wrong. So D goes wrong as well, and our correct answer is C. Clear है सबको? Yes. Yes. Okay, if anybody have any doubt, आप लोग please पूछ लीजिएगा. Diamond is a pure form of carbon. The mass of a diamond can be measured in carats. 1 carat is 0.200 gram of carbon. Okay. Which expression gives the number of carats that contain 6.02 exponent 23 carbon atoms? Okay, क्वेश्चन सबको समझ में आया है? क्वेश्चन में उन्होंने आपसे ये पूछा है कि 1 कैरेट में 0.200 ग्राम कार्बन होता है और आप वो नंबर ऑफ कैरेट्स बताएं जिनमें टोटल 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हो. ये बात क्लियर है? Yes. ओके, अच्छा जी. अब अगर हम देखें, हमें पता है कि 1 कैरेट में कितने कार्बन हैं? 0.200 ग्राम्स कार्बन है. हमें कार्बन का मास तो पता है, मगर हमें इसमें कितने एटम्स हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये नहीं पता. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके. अच्छा, अगर हम 6.02 एक्सपोनेंट 23 की बात करें तो ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है. राइट? तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, बल्कि पहले इसका सॉल्यूशन देख लें. अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी? Moles. मोल्स होंगे, क्योंकि कार्बन का जो AR है वो क्या होता है? 12 होता है. तो कोई मुझे आंसर बताएगा क्या है? 0.017. 0.017 मोल्स. अच्छा, और हमें पता है कि अगर 1 मोल कार्बन होगा तो उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होंगे. अच्छा,
यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में 0.2 ग्राम्स को 12 ग्राम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 0.2 को 12 ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मास क्या आएगा? 2.4 2.4 ग्राम। अच्छा, अब अगर मैं 2.4 ग्राम को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 12 से डिवाइड करता हूँ, 0.2 0.2 आएगा। तो इट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें जो है वो नंबर ऑफ कैरेट्स नहीं मिल रहे जिनका मास जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 के इक्वल हो। ये बात क्लियर है सबको? यस अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर पार्ट ए में उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों करा? ये तो उन्होंने कुछ भी डिफरेंट ऑपरेशंस करके दिखा दिए ना। अब आपको फिगर आउट करना है कि ये जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सही सोल्यूशन है या नहीं। ओके ठीक है। अच्छा, अब अगर आप दूसरे पार्ट में देखें तो उन्होंने जस्ट क्या किया है, 0.2 ग्राम्स को 12 से डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.017 मोल्स आ जाएंगे। और अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ एवोगेड्रोस नंबर मालूम करने हैं तो वो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? 6.02 एक्सपोनेंट 23 से कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। तो वो मेरे पास आंसर 6.02 एक्सपोनेंट 23 कभी भी नहीं आएगा, बल्कि उससे लोअर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बी भी गलत है। ये बात भी क्लियर है सबको? यस That's what I reckoned. ओके, अब अगर थर्ड पार्ट देखें तो उन्होंने 12 को 0.2 से डिवाइड किया है। आंसर क्या आएगा? 60 60। तो ये 60 जो क्वांटिटी है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? moles क्यों? मोल्स के लिए तो हम ARs को डिवाइड करते हैं ना मास से। yes अच्छा, एक काम करें, देखें, हमें ये बात पता है कि 1 कैरेट में कितने ग्राम्स हैं? 0.200 ग्राम्स हैं। अच्छा, अगर कार्बन के 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होंगे, ये जो बात इन्होंने पूछी है, तो बेसिकली इसमें ये कितने ग्राम्स के इक्वल है? इसका मास क्या होगा? 12 जी, 12 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि ये कितने मोल्स हैं? 1 मोल है, और 1 मोल का मास उसके AR के इक्वल होता है। तो कार्बन का AR 12 है, तो इसलिए 12 ग्राम होगा। ये बात क्लियर है सबको? yes यस ओके, तो अगर मैं ये रेशो लगा दूं कि अगर मेरे पास 12 ग्राम्स हों तो कितने कैरेट्स होने चाहिए? 60 तो ये रेशियो सबको समझ में आ रहा है कि 1 कैरेट में अगर 0.200 ग्राम है तो 12 ग्राम में कितने कैरेट होने चाहिए? और 12 ग्राम का मतलब है कि ये एक्चुअली कितने एटम्स हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x जो है मेरे पास वो कैरेट्स आ जाएंगे जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स के इक्वल है। तो यहाँ पे भी 12 डिवाइड बाय 0.2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 60 कैरेट ही आंसर आएगा। ये बात क्लियर है सबको? तो इसका मतलब है कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स में 60 कैरेट्स होंगे। तो इट मींस अवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी रॉन्ग हो गया एंड सी इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस yes Okay, now question number 3.
which molecule or ion contain the smallest bond angle? Okay, तो अगर आपको ऐसे मसला हो रहा हो तो आप स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल के लिए क्या करेंगे, आप इनके स्ट्रक्चर बना लें. It's C2H4. C2H4 means there is a double bond between carbon atoms and each carbon have a 2 hydrogen. ये क्लियर है सबको? Now when we talk Yes. about 3COCH3 तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा. ये भी क्लियर है सबको? Yes. अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? There are 4 bonds and in ammonia there are 3 bonds and 1 lone pair. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? There are 3 bond pairs around a carbon atom, so the angle is 120, right? यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल क्या होगा? अमोनिया का होएगा सबसे छोटा. सॉरी, अमोनिया का होएगा 107. अमोनिया का सबसे छोटा होगा. वेरी गुड, 120 होगा. कार्बन के अराउंड अगर हम यहाँ पे इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन की बात करें तो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसका मतलब है बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.5. यहाँ नाइट्रोजन के अराउंड भी 4 बॉन्ड एंगल्स हैं, तो सॉरी 4 बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री. और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 107 डिग्री. तो इट मींस A, B and C are wrong and D is our correct answer. Is this clear to everyone? Yes. Yes. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. Now question number 4. 4 compounds are shown: C2H4, C2H5OH, CH3, CHO, CH3, COOH. Alkene, alcohol, aldehyde, carboxylic acid. How many of these compounds have an odd number of sigma bonds? Odd number of sigma bonds बताने. तो C2H4 will be like this. C2H5 will be like this. CH3, CHO. जो मैं एम्प्टी बॉन्ड्स छोड़ रहा हूं वहां पे इसका मतलब क्या है? क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है. एंड CH3CO2H will be like this. अब अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करूं तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे? 5. 5 सिग्मा बॉन्ड्स. गुड. इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 8. 8 सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर. इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 6. 6. इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 7. 7. जी, ये सिग्मा बॉन्ड सबको क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड्स का काउंट, अगर किसी को इस काउंट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए. जी. So this have a odd number of even number of sigma bonds, and this have a even number of sigma bonds. So we are left with the 2 compounds. So 2 compounds have a odd number of sigma bonds. So our correct answer will be B. ये clear है सबको? Yes. जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. Question number 5. Ethanol, CH3CHO, and aldehyde. Ethanol, C2H5OH, and alcohol. Methoxymethane, CH3OCH3, and ether. Aldehyde, alcohol, ether are 3 organic compounds. Which compound has the highest boiling point, and what is the interaction that causes this boiling point? G. Can anybody answer me? Ethanol. Okay. And why is it so? Due to hydrogen bonding. Very good. When we talk about aldehyde, aldehyde have a this bond except carbon hydrogen bond, the first one. The second one is alcohol, in which there is a this bond except carbon hydrogen bond. And the third one is ether, in which there is a this bond except carbon hydrogen bond. So these molecules have a permanent dipole-dipole forces between them.
These molecules also have a permanent dipole-dipole forces between them. And these alcohol molecules which have a oxygen bonded, covalently bonded to hydrogen, have a hydrogen bonds between them. And we know hydrogen bonds are strongest among the intermolecular forces. So ethanol, which have a C2H5OH oxygen and a hydrogen covalently bond, have a highest boiling point. So our correct answer will be C, and all the other goes wrong. Is it clear to everyone? Yes. Okay. Now, what is the oxidation number of sulfur in each species? Okay. First one is H2S. Second one is SO2. And third one is H2SO3. Okay. So what is the net charge on these molecules? Yes, 0. 0. 0. So it means the sum of the oxidation number of the elements must be equal to 0 in all of these compounds. Is it clear? Yes. Okay. When we know hydrogen have a +1 oxidation number and there are 2 hydrogens, which makes it +2. So to make the 0, sulfur must be -2. ये बात clear है सबको? Yes. Okay, so it means our C option and D option are wrong because here they have given us a +2. ठीक है, ये बात clear है? Yes. Okay, now अगर अब आप देखें A और B करेक्ट बचे, अब A और B दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड में +4 चार्ज दिया हुआ है, तो इसका मतलब है मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्किप कर सकता हूं क्योंकि वो +4 ही होगा, राइट? और मैं डायरेक्ट इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा। तो हमें पता है हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है विच मेक्स इट +2, ऑक्सीजन का -2 होता है एंड 3 ऑक्सीजन है विच मेक्स इट -6. So -6 and +2. So what will be the charge over here which makes the whole charge 0? +4. +4. Very good. So if we sulfur have a +4, so it means A is the correct answer and B is wrong one. Is it clear to everyone? Yes. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। Now, question number 7. The following data are needed for this question. The formation of N2H4 liquid is 50.6 kilojoule per mole. The formation of N2O4 gas is 9.2 kilojoule per mole. The formation of water is -24.8 kilojoule per mole. Is this clear? Okay, what does enthalpy change of formation means? जी, अगर enthalpy change of formation कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? Elements formed from compounds. Elements? No, compound formed from elements. Yes. Okay. N2H4 is hydrazine, reacts with dinitrogen tetraoxide to form nitrogen gas and water vapors. What is the enthalpy change of this reaction? Now they have given you this equation and they are asking you to find the enthalpy change of this reaction. So if you see, here we have a N2H4 and its enthalpy change of formation is given over here. Here we have a N2O4, its enthalpy change of formation is given over here. Here we have a water and its enthalpy change of formation is given over here. As you said that the enthalpy change of formation is the formation of a compound from elements, तो आप जल्दी से क्या करें कि इसकी हेसिस साइकिल बना लें, और हेसिस साइकिल बनाने के लिए हम यहाँ नीचे एलिमेंट्स मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है एंड फॉर्मेशन इज फ्रॉम एलिमेंट्स टू कंपाउंड, तो हमारे यहाँ से यूं अपवर्ड एरो बनेंगे। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes.
that becomes x, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है। अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखें तो नीचे एलिमेंट्स जो बनाए हैं उनसे प्रोडक्ट साइड पे वाटर फॉर्म हो रहा है, और वाटर के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं? 4 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इट मींस मैं इस एरो को जो रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है नीचे एलिमेंट से, उसको मैं लेबल करूंगा 4 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन से। ये बात क्लियर है सबको? Yes. और अगर आप लेफ्ट साइड पे आए तो लेफ्ट साइड पे हमें 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं, एक N2H4 मिल रहा है और एक N2O4 मिल रहा है। N2H4 के 2 मोल्स हैं, तो जिस तरह ये टाइम 4 हुआ है इस तरह मैं इसे टाइम्स 2 करूंगा, और मैं यहाँ पे लेबल करूंगा 2 टाइम्स 9.2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ N2O, सॉरी 2 टाइम्स 924 तो उसकी है, और 9.2 N2O4 की है। तो 2 टाइम्स 50.6 प्लस 9.2। ये बात क्लियर है सबको? Yes. अब अगर आप देखें तो ये एलिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये एलिमेंट इन कंपाउंड में कन्वर्ट होके ये बना रहे हैं, और ये एलिमेंट डायरेक्टली भी ये फॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स 50.6 प्लस 9.2 प्लस x is equals to 4 times minus 241.8. So x must be equal to 4 times minus 241.8 minus 2 times 50.6 and minus 9.2, and you will solve, you will get the answer. जी कौन आंसर बता रहा है मुझे? Sir, A आ रहा है. A. Okay, so it means you are getting minus 1077.6. So A is our correct answer. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी सबको क्लियर है? Yes. Now question number 8. Sodium burns in oxygen, giving out heat energy. Giving out heat energy means delta H is exothermic negative and forming the compound Na2O. The equation for this reaction is shown. Okay, which statement about the reaction is correct? The enthalpy change for this reaction is equal to twice the bond energy of NaO, sodium oxygen bond. Is it clear? Is it the correct one or not? No, Why? because the enthalpy of reaction is not equal to the bond energy. Why? You are saying that it that is correct, but I'm asking why you are saying this. What is the reason? It cannot be equal to twice the bond energy of NO bond. Okay, but why? My question is still Because bond energy is the energy needed to break a covalent bond.
And here the Okay. inner bond is forming. And that bond is actually the ionic one. And further, before this bond forming, here we have a bond breaking of these two. So this enthalpy change actually involves the bond breaking between the sodium and between the oxygen as well. So that's why A is not correct. Is it clear to everyone? Yes. Okay. The enthalpy change for the reaction is positive. It is also wrong because here they told us that the heat is given out, which means delta H will be negative. जी ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. The equation represents the standard enthalpy change of combustion of sodium. Is this statement is correct? No. Why? Enthalpy change of combustion में excess oxygen required होती है. उन्होंने half oxygen ली. अगर हाफ ऑक्सीजन से ये कंप्लीट फॉर्म तो हो रहा है. सर ऑक्सीजन लेकिन एक्सेस में तो नहीं है ना. नहीं, ऑक्सीजन देखें Sodium एक्सेस oxide में हो solid तब भी हम नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस इक्वेशन में उतने लिखते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड है. सिर्फ सोडियम ऑक्साइड सॉलिड है तो फॉर्म हो रहा है. जब ठीक है. कंबस्ट करते हैं तो वो गैसेस में होता है. नहीं. The, can anybody recall me the definition of enthalpy change of combustion? बट सर बॉन्ड्स Yes, can anybody recall me? कंबस्ट होके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे, वो फॉर्म हो रहे हैं. कंबस्ट होने पे बॉन्ड फॉर्म ही तो होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड भी जब बनता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होता है. Yes, can anybody recall me the definition of enthalpy change of combustion? When 1 mole of a compound is So, burnt in what did you excess say? oxygen, When? one Can you mole repeat? of a compound Not a compound. Correct this. When 1 mole of a substance, because element can also do combustion and the compound as well. But when the 1 mole is the condition, and here how many moles of oxygen are undergoing combustion? 2. 2 moles. So basically, its enthalpy change, if I have to represent it in terms of combustion, I can say that it is twice of the enthalpy change of combustion of sodium, because 2 moles are undergoing combustion, because 2 moles are reacting with the oxygen. And if I have to represent this enthalpy change in terms of formation, so I can say that it is equals to enthalpy change of formation of sodium oxide, because 1 mole of a compound is forming from the elements. So as we have discussed the first 3 which are wrong, which means D is correct. And if you read the D, it represents the standard enthalpy change of formation of sodium oxide. Yes, it is, because 1 mole of a compound is forming from its element. जी ये यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes. Now question number 9. Just give me a minute, please. In the chemical equation, W, X, Y, and Z are all whole numbers. When the equation is balanced, what are W, X, and Y? Okay. Can anybody tell me what is the charge on chlorine over here? If
there is a net charge of -1, which means it is equals to -1. 5. Good. So there are 3 oxygens, which makes it -6, and chlorine have a +5. ये बात clear है सबको? Yes. And that chlorine is converting into ClO4 negative. So what will be the charge on this chlorine atom? 4 oxygen have a -8, which means this chlorine have a +7 charge. ये बात clear है? Yes. So when chlorine is converting in from +5 oxidation state to +7, so it means what happens, whether it loses the electron or gains the electron? जी, Lose the electron. कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को राइट हैंड साइड पे लिखूंगा. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Okay. Now, what is the charge on MnO4? What is the charge on Mn over here? 7. +7. Okay. And it is converting into MnO2. तो यहाँ पे Mn पे क्या चार्ज होगा? +4. +4. तो इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज किए हैं? Gain. गेन किए हैं. और कितने गेन किए हैं? 3. 3 गेन किए हैं, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखूंगा. ये बात क्लियर है सबको? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. अब देखें, हमें हमेशा बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के इक्वल करना पड़ता है. तो इसके लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को टाइम्स 3 करना पड़ेगा और इस पूरी इक्वेशन को टाइम्स 2 करना पड़ेगा. ये बात क्लियर है? Yes. Yes. अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को टाइम्स 3 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3ClO3 नेगेटिव हो जाएंगे. और नीचे वाली इक्वेशन को टाइम्स 2 करूंगा तो 2MnO4 नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes. Yes. तो मुझे पास 3 क्लोरीन मिल गए और 2 Mn मिल गए. और ये देखें, ये W है और ये X है. तो इट मींस C, B और A तीनों रॉन्ग हो गए एंड D इज द करेक्ट आंसर. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. जी, यस, इजा, अमीना, सोलेहा, अशना, सानिया, सबको क्लियर है? Yes. Okay. Now, question number 10. Two compounds X and Y react to produce compound Z. The reaction is reversible. When X and Y are mixed together in a closed system, a dynamic equilibrium is gradually established. Which graph could represent the change in the rates of the forward and reverse reaction over a time? जी, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट क्या हो जाता है? Equal. इक्वल हो जाता है.
सही है. इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन व्हेन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड बिकम्स इक्वल. तो इसमें से किस ग्राफ में दोनों रिएक्शंस की स्पीड जो है इक्वल है? D. ई और सी. वाई एक्सिस Sir, चेक. वाई एक्सिस पे आपके पास रेट दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे सी में दोनों की स्पीड इक्वल हो रही है, दोनों सेम लेवल पर हैं. तो इट मींस योर करेक्ट आंसर इज सी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके. Sir, यस. sir, बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर दो. देखें, हमारे पास इसमें अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे क्या है? रेट है. और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? इक्वल होता है, राइट? तो अगर हम देखें यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ये है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम है और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है. Yes. अच्छा, तो ये तो इसलिए रॉन्ग हो गया. अब अगर हम डी में देखें तो डी में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत कम है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन को स्लोअर दिखा दिया एट इक्विलिब्रियम और बैकवर्ड रिएक्शन को फास्ट दिखा दिया एट इक्विलिब्रियम. तो जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए. तो इट मींस डी भी रॉन्ग हो गया. ये बात भी क्लियर है? Yes. अच्छा, अब बी देखें तो बी में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट क्या है? सेम है. बट दोनों का रेट क्या हो गया है? जीरो हो गया है. जबकि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस बट विद द सेम रेट. और अगर जीरो रेट होने का मतलब है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, राइट? Yes. और बैकवर्ड और इक्विलिब्रियम रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता. इट कंटिन्यूज टू अकर बट विद द सेम रेट. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड. और दूसरी बात, अगर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है तो रेट बढ़ने के बाद कभी भी गिरता नहीं है. अगर गिर के कम हो रहा है और जीरो हो रहा है तो ये इस बात को स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है. जबकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, इसलिए बी भी रॉन्ग है. क्लियर है ये बात? Yes. Okay, now we will move to question number 11, but just give me 2 minutes please.
Okay, now question number 11. The reaction between sulfur dioxide and oxygen is reversible. Okay, the equilibrium mixture at 100 Kelvin, the sulfur dioxide concentration is 0.2 mole per dm cube, and the okay, this concentration is at equilibrium, and the oxygen concentration is 0.1 mole per dm cube. What is the sulfur trioxide concentration? देखें, इन्होंने आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बता दी हैं दोनों की, और आपसे थर्ड की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, और केसी वैल्यू भी आपको गिवन है, राइट? तो सिंपली अगर हम केसी एक्सप्रेशन बनाएं तो केसी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड स्क्वायर टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. केसी एक्सप्रेशन, केसी वैल्यू है 280 is equal to x square upon SO2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 स्क्वायर टाइम्स 0.1, राइट? तो अगर मुझे x फाइंड करना हो तो x हो जाएगा अंडर रूट 280 मल्टीप्लाई बाय 0.2 होल स्क्वायर इंटू 0.1. ये आप सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा. और अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. सर ये 2019 का पेपर 11 और 13 सेम है? जी, क्या आंसर आ रहा है? 1.058. 1.058. 2.366 आ रहा है सर. 1.058 और आप करेंगे 2.366. आप दोनों और बाकी भी जरा दोबारा ट्राई करें और मुझे बताएं कि क्या आ रहा है दोनों में से. आपने इसका स्क्वायर लिया था? वैसे इसका स्क्वायर तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा. नहीं, मगर इसमें तो आप रखेंगे, ठीक है. सर 1.058 आ रहा. जी, सबका 1.058 आ रहा है. सो आवर ए आंसर इज करेक्ट. जी, ये क्लियर है सबको? यस. ओके. Now question number 12. Which oxide will cause an increase in pH when added to water? Yes. Who will answer this question? pH इंक्रीज होने का मतलब क्या है? देखें, अल्कलाइन. ये दो ऑक्साइड क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. तो इसका मतलब है कि इनको वाटर में ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो बी और सी रॉन्ग हो गए. दिस वन इज एसिडिक, तो इट मींस इसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. तो ये भी रॉन्ग. नाउ वी आर लेफ्ट विद MgO. MgO इज अ बेसिक ऑक्साइड, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है. तो पीएच क्या होगी? स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होता है, तो पीएच जो है इंक्रीज होगी. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस.
ओके now question number 13. X, Y, and Z are consecutive elements in period 3 of the periodic table. Element Y has the highest first ionization energy and the element and the lowest melting point of these three elements. What are the identity of X, Y, and Z? अच्छा, X, Y और Z में उन्होंने कहा है क्या कि जो एलिमेंट Y है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी. ठीक है, तो अगर हम एल्यूमिनियम इज इट मींस जो मिडिल वन है उसकी सबसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके सर ये डी होगा. तो अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करें तो सोडियम से मैग्नीशियम आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो रही है. देन वो कह रहे हैं कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो जब हम सोडियम और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो सोडियम से मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम फर्दर इंक्रीज होता है. तो इस केस में मैग्नीशियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से कम नहीं है, सोडियम से ज्यादा है. तो इसीलिए ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. ये वाली बात करेक्ट है और ये वाली बात रॉन्ग है. ये बात क्लियर है सबको? Yes. सर इसमें आंसर डी होगा. ओके वो मैग्नीशियम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं तो वाई में सिर्फ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस का है. गुड. वाई में लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस का है. एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है तो बी भी रॉन्ग है. सिलिकॉन जाइंट स्ट्रक्चर है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है तो वो भी रॉन्ग है. तो वी आर ओनली लेफ्ट विद द थर्ड वन जिसमें फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट जो है जब हम सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होता है, फास्फोरस इज P4 तो उसका सबसे कम होता है. ठीक है, और सल्फर इज S8 तो सल्फर का फास्फोरस से ज्यादा होता है. तो ये बात भी सही है इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. और जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सिलिकॉन से फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और फास्फोरस की सल्फर से भी ज्यादा होती है क्योंकि सल्फर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन पेयर रिपल्जन हो रही होती है. तो इट मींस अवर डी ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. क्वेश्चन नंबर 14. 5 gram sample of an anhydrous group 2 metal nitrate loses 3.29 gram in mass when heated strongly. Which metal is present? Okay. 5 ग्राम से 3.29 ग्राम लॉस हो रहा है. अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो लेट सपोज मैं भी m से बना रहा हूं. m कैन बी एनी मेटल आउट ऑफ दीज फोर. ठीक है, तो जब हम मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है. 2 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म होते हैं एंड हाफ मोल ऑक्सीजन फॉर्म होता है. ये बात क्लियर है? Yes. Yes. अच्छा, तो उन्होंने कहा कि इसका मास 5 ग्राम लिया और 3.29 ग्राम लॉस हुआ तो इसका मतलब है कि ये दोनों गैसेस हैं तो इन दोनों का मास बेसिकली 3.29 ग्राम फॉर्म हुआ है तभी 3.29 ग्राम लॉस हो गया. ये बात भी क्लियर है सबको?
Yes. ओके, तो अगर हमें आंसर आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके लिए हर मेटल का कार्बन नाइट्रेट का रेशियो लेंगे, ठीक है, और उसको हम जो है इक्वेट करके सॉल्व करेंगे जिसमें 3.29 ग्राम आ जाए। अच्छा, एक और बात, अगर 3.29 ग्राम लॉस हो रहा है तो जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये कोई बता सकता है? 2 gram. वाई? देखिए, अगर 3.29 लॉस हो गया तो आप 5 में से 3.29 को माइनस कर दें। 171. 1.7 1.71. 1.71 ग्राम फॉर्म हो रहा है, ये बात क्लियर है Yes. जी? तो या तो आप इससे इक्वेट करके निकाल लें या इससे इक्वेट करके निकाल लें। तो देखें रेशो कैसे बनाएंगे। अगर मैं मैग्नीशियम का केस लूं तो कोई मुझे मैग्नीशियम नाइट्रेट का एमआर बता सकता है क्या होगा? मैग्नीशियम इज 24.3, मैग्नीशियम का यार 24.3 होता है, प्लस 2 टाइम्स नाइट्रोजन इज 14 एंड 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आर 48, 48 प्लस 14 is 62, so 62 times 2, तो ये आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट का एमआर आ जाएगा। सो 122 and 24 is 146.3 आ रहा है। 148.3. 148.3, तो और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एमआर क्या होगा? मैग्नीशियम इज 24.3 एंड ऑक्सीजन इज 16, राइट? सो 40.3। तो अगर मैं 5 ग्राम्स मैग्नीशियम नाइट्रेट लूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनना चाहिए? एक्स ग्राम बनना चाहिए, जिसके एक्स की वैल्यू 1.71 आ जाएगी, वो करेक्ट आंसर होगा। अब जरा मुझे बताइए इस केस में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1.36. 1.36, तो अगर 1.36 आ रही है तो इट मींस ए ऑप्शन गलत हो गया। ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके, अब अगर हम कैल्शियम के लिए लें तो कैल्शियम का ए आर क्या, एम आर क्या होता है? 40 या 40.3 है। एक मिनट, कैल्शियम इज 40.1। ओके, सो कैल्शियम का ए एम आर क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट का 40.1 प्लस 2 टाइम्स 62, मैंने नाइट्रेट का डायरेक्ट प्लेस कर दिया है, और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है CaO, तो CaO का मास क्या होगा? कैल्शियम इज 40 एंड ऑक्सीजन इज 16, 40.1 एंड 16 56.1। तो अगर इसका 5 ग्राम्स यूज हो तो ये कितना बनना चाहिए एक्स? अब बताएं कैल्शियम के केस में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1.71. 1.71 ग्राम, तो ये हमारी वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है, तो इट मींस ये हमारा करेक्ट हो गया, और सी और डी भी इसका मतलब है रॉन्ग होंगे, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। जी क्लियर है सबको? Yes.
Okay. Question number 15. Solution P and Q each contain a different group 2 ion at the same concentration. One contains Mg2 positive and the other contains barium 2 positive. Tests are carried out on separate 5 centimeter cube solution of P and Q. Test 1. Add 1 centimeter cube 1 mole per dm cube sodium sulfate. Add 1 centimeter cube 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide. What are the results? अच्छा, अगर हम देखें मैग्नीशियम ग्रुप 2 में सेकंड एलिमेंट है, उसके ऊपर बेरिलियम है, उससे नीचे कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है। इस वक्त किन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं? मैग्नीशियम और बेरियम को, राइट? जब हम डाउन द ग्रुप मूव होते हैं तो डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ग्रुप 2 में क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज होती है। एंड व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2? Down the group Decreases. decreases. So it means barium sulfate less soluble होगा और मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा soluble होगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेस soluble होगा और मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा soluble होगा। ये बात क्लियर है? Yes. जी। तो इट मींस जब मैं सोडियम सल्फेट ऐड करूंगा तो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा और बेरियम सल्फेट भी फॉर्म होगा। ये लेस सॉल्युबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट 1 में मुझे मोर प्रेसिपिटेट किसके साथ मिलेंगे? मैग्नीशियम के साथ मिलेंगे, बेरियम के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट 1 में सोडियम सल्फेट ऐड किया जा रहा है। तो इट मींस ए एंड बी आर रॉन्ग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, तो बेरियम कम हाँ, सॉरी सॉलिबल। सॉरी 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 ये लेस सॉल्युबल होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीज हो रही है ना, तो बेरियम सल्फेट लेस सॉल्युबल होगा और ये मोर सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब है हमें बेरियम के साथ मोर प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे टेस्ट 1 में। तो सी और डी रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है सबको? यस। सर मोर प्रेसिपिटेट का मतलब ये कि वो इनसॉल्युबल है या लेस जी, सॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके सर। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, राइट? एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और इस केस में ये लेस सॉल्युबल होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की, तो इसके ज्यादा प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। तो इट मींस ए ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया एंड अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यस। ओके। क्वेश्चन नंबर 16। क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव अ डिफरेंट वोलेटिलिटीज। यस, ये जो है मोर वोलेटाइल होता है क्योंकि गैस है, और ब्रोमीन लेस वोलेटाइल होता है क्योंकि लिक्विड है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। ओके।
Which raw identifies the more volatile of the two elements and give the correct explanation? More volatile हमें पता है क्लोरीन है, तो it means A और B तो wrong हो गए. ये बात क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, अगर मोर वोलेटाइल है तो इसका मतलब है क्लोरीन की मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीकर हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर ग्रेटर इन ब्रोमीन देन दे आर इन क्लोरीन. तो ये बात करेक्ट है. इंस्टेंटेनियस डायपोल डायपोल फोर्सेस आर ग्रेटर इन क्लोरीन देन आर इन ब्रोमीन. तो ये बात गलत है. अगर क्लोरीन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती तो उसकी वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती. तो डी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन गलत है और सी हमारा करेक्ट आंसर है. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. Sodium azide NaN3 is dissolved in water. Acidified silver nitrate is added to the solution and a white precipitate forms. Aqueous ammonia is then added to the white precipitate. Sodium azide, the azide ion has a similar chemical properties to chloride. ठीक है, तो देखें white precipitate silver nitrate डालने पे AgCl बनता है तो उसके बनते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बन रहा होगा, सिल्वर अजाइड फॉर्म हो रहा होगा. AgCl का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl. अब अगर NaN3 है तो इट मीन सोडियम पे +1 चार्ज है, तो N3 पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, -1. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. अच्छा, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और Ag पे +1 चार्ज होता है. तो इसका मतलब है कि जब Ag और N3 ज्वाइन होंगे तो इन दोनों का फॉर्मूला भी क्या बनेगा, AgN3. ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. तो इट Yes. मीन सी और डी ऑप्शंस रॉन्ग हो गए. अगर इस फॉर्मूले में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. अच्छा, क्लियर है सबको? अब वो कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन ऑन एडिंग एक्वस अमोनिया. तो जब सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं और अगर हम उन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में एक्वस अमोनिया इज देन एडेड टू व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के जब भी फॉर्म होते हैं तो एक्वस अमोनिया डालने पे वो प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोराइड आयन जैसी हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे. तो इट मींस बी में जो प्रेसिपिटेट्स रिमेन्स लिखा हुआ है ये गलत है. तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया एंड ए इज करेक्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके. ओके. Now question number 18. Which type of reaction occur when solid ammonium sulfate is heated with an excess of sodium hydroxide? G. Ammonium sulfate have a formula of NH4 twice SO4 and it is reacting with sodium hydroxide. If you recall, we will get ammonium sulfate as salt along with the formation of water and ammonia gas. So which kind of reaction is this? इसमें आपके पास salt form हो रहा है, water और ammonia form हो रही है, कोई precipitates नहीं बन रहे, तो B तो wrong हो गया. और हम heat thermal decomposition is when a compound is broken down by heating. तो यहाँ पे दो compounds react कर रहे हैं, एक compound break नहीं हो रहा, तो D भी wrong हो गया. Now we are left with A and C.
अगर आप इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स पुट करें तो देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी ऑफ दीज, सो इट मींस सी भी रॉन्ग हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन A. So A is the correct one. Is it clear? Yes. Sir, thermal decomposition क्यों नहीं होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन देखें वो होती है जिसमें रिएक्टेंट एक ही कंपाउंड हो और हीट करने पे वो स्मॉलर कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाए, बट यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट 2 है. ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन में हमेशा रिएक्टेंट एक ही होता है. तो इवन अगर उसमें से कि उन्होंने हीट किया है तो वो फिर भी डिकम्पोजिशन नहीं कंसिडर करेंगे उसे? नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि डिकम्पोजिशन हमेशा एक कंपाउंड हो, रिएक्टेंट एक होना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है सर, थैंक यू. जी, बाकी सबको भी क्लियर है? Yes. Okay. Now question number 19. Catalytic converter are fitted in the exhaust system of many cars. Which gas causes acid rain if it is released into the air and is removed from car exhaust fumes by catalytic converter? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड तो कैटालिटिक कन्वर्टर से रिमूव नहीं हो सकती, तो ये रॉन्ग है. कार्बन मोनोऑक्साइड कैटालिटिक कन्वर्टर से रिमूव होती है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है के लिए ये वाली स्टेटमेंट सही है, मगर ये वाली रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन कॉज नहीं करती. ये बात भी क्लियर है? Yes. हाइड्रोकार्बन वेपर्स एसिड कैटालिटिक कन्वर्टर उनको रिमूव जरूर करता है, मगर वो भी एसिड रेन कॉज नहीं करते, वो स्मॉग कॉज करते हैं एटमॉस्फेयर में. तो सी भी रॉन्ग है. नाउ वी आर लेफ्ट विद द डी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन भी कॉज करती है और कार एग्जॉस्ट उसे रिमूव भी करता है. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके. Now, which substance reacts with trichloroethane to give a chiral product? Trichloroethane. Trichloroethane means there are 3 chlorines. इनसे इससे रिएक्ट करके कौन chiral product देगा? C. Sir, A. Okay. A is the correct answer. अच्छा, अब बात सुने. इस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कीन. और अगर आप अल्कीन के रिएक्शंस देखें तो अल्कीन NaOH से भी रिएक्ट नहीं करता, NaCN से भी नहीं करता, तो C और D तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए. नाउ वी आर लेफ्ट विद द HCl एंड ब्रोमीन. अगर HCl से रिएक्शन होगा तो एक साइड पे H लगेगा और एक साइड पे क्लोरीन लगेगा. अगर मैंने क्लोरीन इस साइड पे लगाया तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो कायरल तो नहीं बन रहा, तो B भी रॉन्ग हो गया. तो इट मींस आवर करेक्ट आंसर विल बी A. एंड हाउ इज इट A? कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो दोनों साइड्स पे क्या लगेगा? इधर एक ब्रोमीन ऐड होगा और इधर एक ब्रोमीन ऐड होगा. लेफ्ट साइड पे ब्रोमीन ऐड होने की वजह से ये वाला कार्बन क्या हो रहा है? कायरल कार्बन हो रहा है. So B goes wrong as well and A is the correct answer. Is it clear to everyone? Yes. Yes. Okay. Now question number 21. Alkanes are saturated hydrocarbons. Which type of reactions alkanes most likely undergo? Yes.
ये तो आसान है सबसे। free radical substitution. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। जी, क्लियर है सबको? Yes. Okay. An alkene reacts with hot concentrated acidified potassium magnate to produce a single product as shown. Which structure, what is the structure of alkene? अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे अगर आप कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके, तो अगर आप ए और बी को देखें तो ए और बी में कितने कार्बन हैं? 8. 8 हैं, तो इट मींस our A and B statements structures are wrong. ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके, अब अगर आप सी और डी को देखें तो सी और डी में जहां पे डबल बॉन्ड है, अगर हम हॉट ऑसिडिफाइड मैग्नेट से रिएक्ट कराते हैं तो डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। अब अगर सी ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड से तो रिमेनिंग सी ये बनेगा, और जब डी डबल बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा तो रिमेनिंग डी ये बचेगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. अच्छा, डबल बॉन्ड किन कार्बन से ब्रेक हुआ है? इस और इस कार्बन से ब्रेक हुआ है, इसमें भी इस और इस कार्बन से ब्रेक हुआ है। तो जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। इसी तरह ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। ये बात भी क्लियर है? Yes. अच्छा, अब देखें कीटोन, यहाँ पे कीटोन ये रहा जी, और कीटोन के जो वेरी नेक्स्ट नेबर है उस नेबर पे ब्रांच प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. अब अगर आप सी में देखें तो कीटोन का जो वेरी नेक्स्ट नेबर है उस पे कोई ब्रांच नहीं है, मगर डी में देखें तो जो कीटोन का वेरी नेक्स्ट नेबर है उस पे ब्रांच आ रही है। तो इट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी एंड सी गोज रॉन्ग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 23। A tertiary bromoalkane indicated here by this structure reacts with aqueous sodium hydroxide. The mechanism has the reaction pathway shown. Which point in the diagram is correctly identified? ओके, हमने एक्स और वाई दिया है। देखें, अगर ये टर्शरी स्ट्रक्चर है तो आप रिकॉल करें, हम टर्शरी स्ट्रक्चर में ये बात करते हैं कि सबसे पहले जो है जब ये वाला रिएक्शन होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारे पास कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है अलोंग विद ब्रोमाइड। और सेकंड स्टेज में ये जो कार्बोकैटाइन है इस पे OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड है ये अटैक करता है और इसकी जगह अटैच हो जाता है। तो X अकॉर्डिंग टू दिस ये होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes. और उसके बाद Y की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो X इज उन्होंने बोला है कार्बोकैटाइन, सो आवर ए ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड, इसने आंसर दिया था। Sir, C होगा. बट इसमें एक और मसला है। हाँ, अगर Y ये है तो हमारे पास तो ये Y तो ये होना चाहिए। Y is C positive.
Y क्यों C पॉजिटिव है? एक मिनट मुझे जरा देखना। ये हमारे पास मैकेनिज्म है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक्सेस C पॉजिटिव। अच्छा देखें, एक बात तो फॉर श्योर है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। क्यों ये दोनों नहीं हो सकते? क्योंकि टर्शरी जो है SN1 मैकेनिज्म करता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. अच्छा, अब एक्सेस C पॉजिटिव और Y C पॉजिटिव। सर हो सकता है y इसलिए हो बिकॉज x जो है वो स्लो होता है और y फास्ट होता है, सो y पे कार्बन की टाइप फॉर्म हो बिकॉज वो फास्ट है। हाँ सही है, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और एक प्रोडक्ट Y पे, तो Y पे हमारे पास जो है ये जो ये बनेगा, ये Y पे बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रही। इट इज द मिडल ऑफ द रिएक्शन, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो A रॉन्ग हो जाएगा और C आपका करेक्ट आंसर होगा। जी क्लियर है सबको? Yes. यस। ओके now question number 24. Bromoethane and chloroethane are added separately to water. Hydrolysis reactions occur. Which compound hydrolyzes this more rapidly and what is the mechanism? अच्छा जी, कौन ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा? यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन का ब्रोमोइथेन। बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जी, सर कौन सा बॉन्ड ब्रोमोइथेन। इन दोनों में से वीकर है और कौन सा स्ट्रॉन्गर है? ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ब्रोमीन का बॉन्ड वीकर है। In group 7 we have fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो फ्लोरीन का साइज स्मॉलर, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा और आयोडीन उससे बड़ा। तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीकर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस। So it means more rapidly bromoethane will hydrolyze, so C and D goes wrong. और ये जो हाइड्रोलिसिस होती है, ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? Nucleophilic. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हेलोजिनो अल्केन, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं करते, तो ए भी रॉन्ग एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। Okay, now question number 25. Alcohol X is oxidized to form compound Y. The composition of Y is 54.5% carbon, 36.6%, 36% oxygen, and 9.10% hydrogen. The MR of Y is 88. What could be the structure of alcohol X? जी, ये कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? सर पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसके बाद n की वैल्यू निकालेंगे। n इज इक्वल टू mr अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का mr। तो फिर n को एम्पेरिकल फॉर्मूला
ओके तो अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लें तो कार्बन इज 54.54%, ऑक्सीजन इज 36.36% and this one is 9.10%, divided by 12, divided by 1, divided by 16. आंसर बताइए क्या आ रहे हैं? 4.54 कार्बन का, कार्बन का क्या आ रहा है? 4.54 4.54 और ऑक्सीजन का 2.27 2.27. तो इट मींस 2.27 से सब डिवाइड हो जाएंगे. तो आई थिंक कार्बन विल बी 2. इसकी वैल्यू बताइए. और ऑक्सीजन 1 आ रहा है. हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 5 4 4. तो इट मींस एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या बन गया? C2H4O. ये बात क्लियर है सबको? यस MR is 88. So 88 को मैं C2, कार्बन 2 है which means 24, 24 plus 1 ऑक्सीजन 16, 40, 40 plus 44. तो मेरे पास N की वैल्यू क्या आ रही है? 2. तो इट मींस इसे मैं टाइम्स 2 करूंगा तो क्या बनेगा? C2H8O2. ये बात क्लियर है सबको? सर C4 सॉरी, यस, C4H8O2. तो अगर 2 ऑक्सीजन आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है. जी, ये बात क्लियर है सबको? सर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे? कितने ऑक्सीजन आए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में? 2, लेकिन सर और ये हम किसका? अल्कोहल फाइंड कर रहे हैं ना. हाँ, मगर ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? Y का है. जी. और Y किस तरह बना? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से. और 2 ऑक्सीजन से ये बात प्रिडिक्ट हो रही है कि वो Y एसिड है. और अगर Y कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका मतलब है जो X जो हमारा अल्कोहल था वो बेसिकली क्या है? प्राइमरी अल्कोहल होगा जिसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे. ये बात क्लियर? यस. तो डी और ए तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए क्योंकि इन दोनों में जो अल्कोहल हैं वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी नहीं है. ये बात क्लियर? यस. और अगर हम बी में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं तो ये भी गलत हो गया क्योंकि अगर 5 कार्बन एटम्स वाला अल्कोहल होगा तो 5 कार्बन एटम्स वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. सो सी इज आवर करेक्ट आंसर वेयर वी हैव 4 कार्बन एटम्स एंड ऑल ऑफ द 4 एंड द अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल. जी, ये क्लियर है सबको? यस. Okay. Now, the diagram shows that the structure of compound Z. What is the product of a reaction between compound Z and an excess of NaBH4? NaBH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट. Reducing agent. और किसको reduce करता है? It is a reducing agent for aldehyde
एंड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। सो हियर वी हैव एन अल्डिहाइड एंड हियर वी हैव अ कीटोन। तो ये दोनों रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये भी सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर देखें, अल्कीन को कुछ भी नहीं करता, तो बी और सी रॉन्ग। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड डी। डी में ये रिड्यूस नहीं हुआ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो इट मीन्स ए इज अवर करेक्ट आंसर। जी क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 27। बस हम 30 पे कोशिश है कि 30 तक तो हो जाए। एक मिनट। Compound Q shows the following reaction. It gives an orange precipitate with 2,4-D and pH. It gives a red-brown precipitate with Fehling solution. तो इन दोनों बातों को देख के हम क्या कह सकते हैं, वो एक एल्डिहाइड है। ये बात क्लियर है? Yes. And Yes. it gives a pale yellow precipitate with alkaline aqueous iodine. This means that if it's an aldehyde, so it must have a this structure in it. ठीक है? और अगर Yes. एल्डिहाइड है तो ऐसे एल्डिहाइड में यहाँ पे क्या लगा होगा, H लगा होगा। तो कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है? 2 वाला। तो इट मींस इट्स विल बी इथेनॉल ओनली। ये बात क्लियर सबको? Yes. क्वेश्चन नंबर 28। Tartaric acid, you have a form structure found in many plants. A sample of tartaric acid reacts with an excess of LiAlH4. What is LiAlH4? It is also a reducing agent. What happens when NaOH is added to a separate samples of tartaric acid and J? अच्छा, अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो हमारे पास ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और यहाँ पे दोनों क्या है, अल्कोहल हैं। तो जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में। यानी कि ये CO2H CH2OH बन जाएगा और ये वाला CO2H भी CH2OH बन जाएगा। एंड इट इज J, और रिमेनिंग पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. तो NaOH सिर्फ किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता। तो इट मींस आवर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड A, C and D goes wrong. जी ये क्लियर है सबको? टाटारिक एसिड है, उसमें फिर भी अल्कोहल है, तो NaOH अल्कोहल से नहीं एक्ट करता। नहीं, सिर्फ एसिड से करता है। तो टार्टारिक एसिड के इन दोनों ग्रुप से रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड है ना तो उस एसिडिक पार्ट से रिएक्ट करेगा। और जे में कोई भी एसिड नहीं है तो इसलिए जे से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 29। When CH2OH CH double bond CHCO2H is bound with little concentrated sulfuric acid, a cyclic compound is formed. What is the skeletal formula of cyclic compound? देखें, यहाँ पे पहले ये बात बताएं कि कौन सा रिएक्शन होना चाहिए। ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है, और ये आपके पास क्या है, एसिड है, और आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है जो कि कैटलिस्ट बिहेव करेगा। तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो इट मींस ईस्टर फॉर्म होगा। और अगर आप नीचे देखें तो सब में ईस्टर बना हुआ है, बट हम ए को तो रॉन्ग कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, जो कि बात बिल्कुल ही गलत है। ये बात क्लियर सबको?
Yes. ओके अब अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखें और देखें इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होंगे, एक ही होगा ना जो कि इस वाली जगह पर है, दूसरी Yes. तरफ तो और इधर डी में इन्होंने 2 सी डबल बॉन्ड ओ दिखाए हुए हैं, तो डी भी रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर? Yes. अच्छा, फर्दर अगर आप देखें तो जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है उसके वेरी नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा ही है ना? Yes. तो अगर इस बेसिस पे हम इसको देखें तो बी में डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन पे नहीं है डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओके, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओके नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इट मींस बी गोज रॉन्ग एंड सी इज अवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। Now, question number 30. The infrared spectrum of a compound P is shown. Okay. देखें ये 3200 से 3600 में इस पीक के आने का क्या मतलब है, किसी को पता है? Alcohol. अल्कोहल है, इट इज अ OH ऑफ अल्कोहल, OH अल्कोहल के OH की पीक आती है, ठीक है ना? तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया अल्कोहल है। अब देखें अल्कोहल सिर्फ इन्होंने डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इट मींस ए बी एंड सी ऑल गोज रॉन्ग एंड डी इज आवर करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? Yes. ओके तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल मैं आप लोगों को ये रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस हैं ये करवा दूंगा, ठीक है? सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, और आप जो पास पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी क्वेरीज हो तो वो मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? सर नेक्स्ट क्लास के लिए कोई पास पेपर करना है? हाँ एक काम करते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस हैं तो आप लोग एक टारगेट ले लें कि समर 19 का पेपर 1-1 ये आप लोग कल की क्लास से पहले अटेम्प्ट कर लें, तो जो क्वेरीज होंगी इसकी वो सारी मैं क्वेरीज डील कर लूंगा। आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा, तो कल की क्लास में हम रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करने के बाद समर 19 का पेपर 1-1 की जो आप लोगों ने मुझे क्वेरीज भेजी होंगी वो मैं सारी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। सही है? अमीना, सोलेहा, इज़ा, सानिया हो जाएगा? Yes. ठीक है, तो कल ये पेपर प्लीज अटेम्प्ट करके आइएगा। चलें, सर ओके आप टेक केयर। मुझे रिकॉर्डिंग्स भी सेंड कर दें। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।